इलेक्टोरल बॉन्ड ये प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है। इसमें क्या है, मान लीजिए जैसे एसबीआई है, आप एसबीआई से चाहो तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदो और फिर उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं और वो डायरेक्टली उसको कैश कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन उसकी फिर इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ पा रही, पता नहीं लग रहा है किसने दिया, डायरेक्टली पैसा दे रहे। रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीधा स्क्रैप कर दिया। उन्होंने बोला कि विद इमीडिएट इफेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करो। वो ये कि ऐसा हो क्यों रहा है, उनको ऐसा क्या रीजन लगे कि भाई उन्होंने बोला इसको स्क्रैप करो। पहला, जैसे हम आरटीआई की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये डायरेक्टली आरटीआई को वायलेट कर रहा था। ठीक है, कैसे इन्फ्रिंज कर रहा था? राइट टू इंफॉर्मेशन में आर्टिकल 19(1)(a है। ठीक है, 19(1)(a जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या कहता है कि आपका फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कोई भी ना आप एज अ टैक्स पेयर, पैसा जब आपके पास आ रहा है और गवर्नमेंट किससे थ्रू चलती है, गवर्नमेंट लोगों के पैसे से, तो वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो कोई भी अनोनिमस डोनेशन होगा तो कहीं ना कहीं वो अनोनिमस है, अगर पता नहीं लग रहा है कि किसने किया, तो डायरेक्टली जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a है, इसको ये इन्फ्रिंज कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की। है ना, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जो डेमोक्रेसी है, जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, उसके ये अगेंस्ट चला जाता है। फिर जैसे ये होता है ना कि गिव एंड टेक वाली बात, इसको हम कहते हैं क्विड प्रो क्यो। QUID PRO QUO, क्विड प्रो क्या है, क्यों क्या होता है, गिव एंड टेक। तो कोई इसमें क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो फिनेंशियल इन्फ्लुएंस करे? देखो ना, वो क्या रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रही है पैसे ज्यादा देके? यहां पर ये चीज हो रही है, कहीं ना कहीं दो पार्टी के बीच में एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रही है। एक के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, दूसरे के पास कम पैसा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे उस पे इम्पैक्ट कर रहा है। और जो इंडिविजुअल है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्यों कर रही है? क्यूड प्रो क्रो के लिए, कि भाई मैं आपको फायदा देता हूं शुरू में, आपको मैं जीतने में हेल्प करता हूं, वंस यू गेट इनटू द पावर आप मेरे को हेल्प करो। ठीक है ना, तो क्यूड प्रो क्यों। और यहां पर अगर हम कहें कि जैसे ये सब बातें कर क्यों रहे थे कि जी सारी चीजें खत्म करेंगे, ये मतलब ऑनलाइन होगा चीजें ना, हम चाह रहे थे कि ब्लैक मनी करब हो। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सच में ब्लैक मनी करब हुआ है? अगर हम एक प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट की बात करते हैं, जैसे मान लो ये केएस पुट्टास्वामी जजमेंट आई थी, उसमें क्या कहा जा रहा था, राइट टू प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं कि प्राइवेसी होनी चाहिए, बट क्या प्राइवेसी में हमारे को ये चीज कही गई है कि जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड है उसको रखो? ये तो एकदम रिस्ट्रिक्शन हटा दी ना यार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंडर, तो इट बिकम्स द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड, हम वो नहीं चाह रहे हैं। तो एक जो प्रोपोर्शनैलिटी की, क्या भाई ब्लैक मनी जो हमने करब करने की बात कही थी, क्या वो हो रहा है ना, उसके कोई भी एविडेंसेस नहीं है ना। यहां पर क्या बात हो रही है, ऑल्टरनेटिव्स क्या दिए जा रहे हैं कि भाई अगर 20,000 से ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है ना, ये अनोनिमस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 20,000 से ऊपर कुछ भी जाए तो ये उसको मतलब एक तरह से ना, जो इलेक्टोरल अगर इससे ऊपर जाता है इलेक्टोरल ट्रस्ट ब्रीच हो रहा है ना। नॉर्मली ऐसा भी होता है कि जैसे कोई भी पार्टी है 2,000 से ऊपर कैश नहीं ले सकती किसी से, तो कैश वो उसकी पर्ची कटनी चाहिए। तो 2,000 से ऊपर ऐसी की भी दिखा रहे हैं ना कि पार्टी वर्कर ने दे दिया जी, अगर कैश भी उठा रहे हैं। क्यों हम ये चाह रहे हैं ना ब्लैक मनी को खत्म करना, और 20,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन कहीं पर भी अनोनिमस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अनोनिमिटी आ रही है ना कि बंदा कौन यही नहीं पता है। तो ये इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि वो कैप खत्म की जा रही है ना। और यहां पर क्या हो रहा है, देखो इस चीज को समझो कि शुरू में क्या होता था कि कितना पैसा दिया जा सकता है ना। यहां पर क्या हुआ, एक कंपनीज एक्ट है 2013 का, है ना, उसमें अमेंडमेंट्स हुई थी। तो शुरू में क्या था, शुरू में एक लिमिट थी, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, इस टाइम पे क्या था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्पेसिफिकली इसमें जैसे अमेंडमेंट अभी हो गया क्या है कि ये अनलिमिटेड कर दिया हुआ है।
कि कितना भी पैसा देना है वो दे सकते हैं। इसको अमेंड कर दिया गया। इसमें कंपनीज एक्ट में सेक्शन 182 था, 182 सेक्शन है, अब उसमें अमेंडमेंट्स करी है। उससे क्या हो गया है कि आप जितना पैसा देना चाहो आप दे सकते हो, तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी हो गया ना, पहले ये चीज नहीं थी। शुरू में जैसे फिनेंस एक्ट 2017 थी, है ना, फिनेंस एक्ट 2017, इसमें लिमिटेशन लगाई हुई थी। ये क्या कहते थे, जो कंपनी है, कंपनी का जो 7.5% जो भी मतलब प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट का 7 ये प्रॉफिट भी कितना, लास्ट 3 जो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, तो उसमें जो प्रॉफिट आप दिखाओगे उस प्रॉफिट का 7.5% ही आप एवरेज प्रॉफिट का दे सकते हो, एवरेज क्या 3 साल के प्रॉफिट्स की। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, वो चीज अब हटा दी गई है। ये तो पहले ये था ना, इस कैप को ही हटा दिया हुआ। जैसे ही आपने अमेंडमेंट करी सेक्शन 182 में कंपनीज एक्ट 2013 के, अब क्या है कि अनलिमिटेड पैसा दिया जा सकता है। द मोमेंट अनलिमिटेड पैसा देने की बात हो रही है तो फिर ये चीज बैकफायर कर रही है। अब कंपनीज क्या है, कंपनीज अब यहाँ पर डोनेशन बिना मतलब ना कि बिना डर के, फ्री, बिना किसी वायलेशन के वो पैसा दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या हो रहा है, अब इलेक्शन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, वो क्विड प्रो क्यों ज्यादा हो सकता है, गिव एंड टेक ज्यादा हो सकता है। अब जैसे कैप हट चुकी है, अब इससे हो क्या रहा है, साथ में क्या हुआ है, कुछ अमेंडमेंट्स हुई है। जैसे हम कहते हैं ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें आपका सेक्शन 29C है ना, ये 1951 में आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें आपका जो सेक्शन 29C है ना, इस सेक्शन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करी गई है ना। और इससे क्या हो रहा है, अब इससे एक पहले क्या होता था, इस एक्ट के अंडर 29C के अंडर क्या होगा कि आपको 20,000 से ऊपर का कोई भी कंट्रीब्यूशन है इसको डिक्लेयर करना होता था। 20,000 से ऊपर का कोई भी कंट्रीब्यूशन है इसको डिक्लेयर करो। तो ये अब क्वैश कर दिया इनको, इन्होंने बेसिकली क्या किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29C में इसको अमेंड कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, वो एक लिमिट कम होगी। इसके अलावा जैसे फाइनेंस एक्ट 2017 हम कह रहे हैं, इसमें भी अमेंडमेंट कर चुका है ना, तो उससे क्या हो रहा है कि ये क्या कह रहा था कि जो पिछले 3 साल के आपके प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट के एवरेज का 7.5% ही आप पार्टी को दे सकते हो। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से ये भी अब एडिट हो चुका है। ठीक है, जो हम कह रहे हैं ना कि सेक्शन 182 कंपनीज एक्ट 2013 में, तो ये भी एक बैकफायर कर रहा है। तो कोर्ट क्या ऑब्जर्व करता है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर शक्तियां दी गई थी, ये इफेक्टिवली नलीफाई करी जा चुकी है, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को हटाना जरूरी है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि विद इमीडिएट इफेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को हटा दो। तो अगर हटा तो दो, फिर करो क्या, तो ऐसा क्या करें इस टाइम पर, मतलब क्या चीजें की जा सकती, तो वही है कि देखो, अब एक प्रॉपर ना कि ये बात कही जा रही है कि कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाओ, कॉम्प्रिहेंसिव। कि जो हमारे पैसा है लोगों का, ठीक है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट हो सके, जो डेमोक्रेसी है वो प्रोटेक्ट हो सके, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो कितना फिनेंस रख सकती है, कहाँ से ले सकती है, और उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा। तो इसमें दोनों चीजें चाहिए, एक आपको रेगुलेशन चाहिए, ठीक है, कुछ चीजों पे कंट्रोल करो, और दूसरा चीज क्या है कि एक लेजिस्लेशन, लॉ बनाओ, नई लॉज जो भी रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक, तभी हम कहते थे कि जैसे इलेक्टोरल फंडिंग रिफॉर्म्स की जरूरत है, इलेक्टोरल फंडिंग रिफॉर्म, ये एक रिक्वायरमेंट है अभी समय की। फिर अगर जैसे एक अगर लॉ बनती है, दूसरी बात कि ना एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बने, मतलब कोई ऐसी बॉडी जो इंडिपेंडेंट भी हो और ओवरसाइट कर सके।
इंडिपेंडेंट ना इलेक्टोरल, मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल ओवरसाइट। एक ऐसी बॉडी कौन हो सकती है ना? या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शक्ति दो, क्योंकि ये क्या होता है नॉर्मली, ये जिस टाइम पर इलेक्शन होता है उसी टाइम पर देख रही होती है कि भाई कितना पैसा आया है ना, इलेक्शन स्पेसिफिक टाइम, बट ये कि ओवरऑल कि ये देख पाए कि पार्टी की फंडिंग कैसी है, तो इलेक्टोरल ओवरसाइट के लिए या तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दो कि ये मॉनिटर भी कर सके, पर फिर ये वही है ना कि इन्फोर्स करने की शक्ति, है ना, इन्फोर्समेंट पावर देनी पड़ेगी फिर। ये चीज जरूरी हो जाएगी। और इनको साथ में क्या करना पड़ेगा, फिर इसको ज्यादा ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जैसे मान लो इसको, जो इसके हेड को बनाने का तरीका है उसको ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी इसको क्वेश्चन किया जाता है। इसके अलावा जैसे इंडिपेंडेंट बॉडी की हम बात करें, साथ में लिमिट्स लगाने की जरूरत है कि कितना पैसा लिया जा सकता है ना, कि पार्टी अभी क्या हो रहा है, क्या ये कोई लिमिट है कि भाई इतना पैसा लिया जा सकता है ना? पहली चीज तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो इलेक्शन में, अब इसको क्या कह किस किस में कर सकते हैं आप लिमिट, एक तो एक्सपेंडिचर, कि कितना खर्चा इलेक्शन में, कितना एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, इस चीज को रेगुलेट करना, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे यूके है, यूके में क्या है कि मतलब एक सीट पे 30,000 पाउंड से ज्यादा आप पैसा नहीं खर्च सकते। ठीक है, तो कोई भी सीट है, बस 30,000 पाउंड से ज्यादा आप पैसा नहीं खर्चोगे। तो यहाँ हम फिक्स कर सकते हैं स्पेंडिंग, बताओ ना। कभी कभी रहता है ना, जैसे अभी क्या होगा, एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कितना कर सकता है, 94 लाख, 95 लाख, है ना? ये 95 लाख लोकसभा के लिए है, और 40 लाख आपका स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, एमएलए और एमपी। बट यहां पर इशू क्या है कि ये इंडिविजुअल फंडिंग है, कि बंदा इतना एक्सपेंडिचर कर सकता है। इशू पार्टी फंडिंग का हो रहा है। ठीक है, कि पार्टी फंडिंग को कर्टेल किया जाए, क्योंकि हमारे क्या होता है फिर, जैसे स्टार जो कैंपेनर्स आते हैं, स्टार कैंपेनर जब आ रहे हैं, उनकी फंडिंग कौन करता है, उनकी फंडिंग पार्टी करती है, और पार्टी के ऊपर लिमिटेशंस नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड में पार्टीज ले रही है ना, तो एक ये चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। तो जैसे वहां क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी पर सीट 30,000 पाउंड उन्होंने फिक्स किया हुआ है, तो हमारे यहाँ पर भी अगर हम ये चीज कर पाए कि हम फिक्सेट कर पाए, कोई लिमिटेशन फिक्स कर पाए। इसके अलावा जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ठीक है, कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। देखो, डिस्क्लोजर की कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ पर भी डिस्क्लोजर होते हैं, बट वो किसके लिए होते हैं, इंडिविजुअल कितना खर्चा कर रहा है, बट पार्टी इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो एक बेसिक कि जितने भी सोर्स है, कि कहाँ से उसको कितना पैसा आया और कहाँ पर उसने पैसा उसको लगाया। ठीक है, वो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स यहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा जब वो डिस्क्लोजर हो रहा है, वो हमको एसेसिबल होना चाहिए। आज तक जब भी तुमने वोट किया, उससे पहले तुमने चेक किया है? एक चीज समझो ना यार, जब भी कोई बंदा इलेक्शन में खड़ा होता है, वो अपना नॉमिनेशन पेपर भरता है, उस नॉमिनेशन को पेपर को भरने में उसने सब लिखा होता है कि मैंने कितनी पढ़ाई करी है, मेरी कितनी इनकम है, मेरे पास कितना पैसा है, और आगे फिर वही होता है, और पिछले इलेक्शन से ही अभी तक वो कितना बड़ा है, वो कंपैरिजन के लिए हमारे लिए बन जाता है एक बेसिस। ठीक है, क्या उसके ऊपर कोई केसेस है, सब लिखना पड़ता है, कितने लोग उसको पढ़ते हैं वोट करने से पहले, कभी तुमने ये पढ़ा? तो ठीक है, पहले वो डिस्क्लोजर हो, बट उसमें एक असेसिबिलिटी हो, और इसी में अब वही ना कि डोनेशन की लिमिट्स होनी चाहिए। हम स्पेंडिंग की लिमिट बोल रहे हैं, इसी तरीके से डोनेशन की भी लिमिट्स होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज है, जैसे मान लो यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, उन्होंने अपर लिमिट भी लगाई हुई है, इससे ऊपर बंदा डोनेशन ले ही नहीं सकता।
है ना, इस चीज को भी बहुत जगह पर कहा जाता है। तो डोनेशन में लिमिटेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे हम पब्लिक फंडिंग की बात करें, कई जगह पर ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए। बहुत टाइम से ये डिस्कस हो रहा है। जैसे जब इलेक्शन होते हैं ना, जो पार्टीज होती है, पार्टीज को नेशनल टीवी पे टाइम मिलता है कि इतनी देर वो अपना अपने इस पार्टी के बारे में बताएंगे, मैनिफेस्टो बताएंगे, लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। तो उसी तरीके से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पब्लिक फंडिंग हो, जैसे स्टेट फंडिंग की जाए, स्टेट फंड करे इलेक्शन को। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा पैसा किसी से लेना ही नहीं है, कोई भी लेजिटिमेट पैसा होगा नहीं बस। और जो भी खड़ा हो रहा है, एक बार अगर वो खड़ा हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। जैसे जर्मनी है, जर्मनी में पब्लिक फंडिंग की जाती है। ठीक है, इसी तरीके से एक चिलियन एक्सपेरिमेंट है ना, वहां पर क्या होता है कि एक ना अमाउंट रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्टोरल सर्विस है, कोई भी डोनर है वो क्या करेगा, तो कोई भी इंडिविजुअल है वो पैसा देना चाहता है वो दे, जैसे चिली में है ये। इसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडिविजुअल पैसा दे, है ना, और वो सारा पैसा है फिर क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करे। या एक इंस्टीट्यूशन है, जो जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। और एक जैसे इंडिया में भी ये डिस्कशन चला हुआ है कि एक नेशनल इलेक्शन फंड होना चाहिए। एक सजेशन इसी आती है कि अगर हम अलग से एक नेशनल इलेक्शन फंड बना के रखेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, कि जो भी मतलब इंडिविजुअल है, जैसे मान लो हम लोग हैं कुछ पैसा देना चाहते हैं, तो उससे क्या, वो हमने एक इंस्टीट्यूशन में रखा, फिर गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना पार्ट फिर पार्टीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब भी जैसे क्वेश्चन आता है, अभी क्या है, एक तो कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कैसे वर्क करते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि क्यों, पहले तो हमको ये पता नहीं स्क्रैप क्यों किया, और अब कर दिया तो सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, इन दो एस्पेक्ट्स पे हमने काम करना है।